नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र की तरफ से आने वाली रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए गैर तकनीकी लोकप्रिय स्टडी यानी कि एनटीपीसी। जो आपका एग्जाम हुआ एनटीपीसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और यह एनटीपीसी के लिए है जो कि टो सीरीज है। ये टो सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया था और ये दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, टो सीरीज को आप लोग सभी लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको दोबारा से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है, इसे हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वेक्टर राशि उदाहरण, मतलब वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। इसमें वेक्टर राशि का उदाहरण पूछ रहा है। आप देख सकते हैं वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। ठीक है, वजन, तापमान, वेग या लंबाई। तो ये वेक्टर राशि का जो उदाहरण है ये है वेग। वेग एक क्या होती है? वेग एक सदिश राशि होती है, याद रखेंगे। तो वेग वेक्टर राशि, वेक्टर मतलब होता है सदिश, वेक्टर मतलब होता है सदिश और सदिश राशि का उदाहरण है वेग। और क्या होता है अगर वे राशि, देखो सदिश राशियां क्या होती हैं, तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा भी उपस्थित होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं और इन्हीं को वेक्टर राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे वेग हो गया, वेग, त्वरण, त्वरण भी होता है, वेग हो गया, त्वरण हो गया। इसके बाद देखेंगे तो बल, संवेग, ये सभी वेक्टर राशि होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार रिदम संबंधित है, RHYTHM संबंधित है म्यूजिक से, उसी प्रकार डिजाइन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है। उसी प्रकार डिजाइन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखेंगे रिदम एक जिस प्रकार का संगीत म्यूजिक का संबंध रिदम लय से है, उसी प्रकार नक्शा यानी कि डिजाइन, जो डिजाइन मतलब होता है नक्शा, तो नक्शे का संबंध किससे होगा? तो नक्शे का संबंध आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, ब्यूटी या सिमेट्री। नक्शे का संबंध किससे हो जाएगा? नक्शे का संबंध हो जाएगा बिल्डिंग से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब डिजाइन मतलब होता है नक्शा, तो डिजाइन कहाँ बनाते हैं? बिल्डिंग में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इंफ्रारेड किरणों की बात करेंगे तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिसकी तरंग दृश्य प्रकाश की तुलना में लंबी लेकिन माइक्रोवेव की छोटी होती है। यह मानव आंख के लिए अदृश्य होती है। तो ये कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इंफ्रारेड एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो यह आपका स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रखेंगे इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहीं पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है, अगला प्रश्न 6वां, एक हाइड्रोजन एटम कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम यानी कि हाइड्रोजन बम में या हाइड्रोजन परमाणु में, सॉरी, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3 या कुछ नहीं। याद रखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। डी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन ही पाया जाता है बस, जबकि एक भी न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं होता है। इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार मतलब दोनों का मान 1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणनफल ज्ञात करें। अब ये इंपॉर्टेंट मतलब अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैथ के ऐड हो रहे हैं
और हम मैथ, रीजनिंग सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो आपको कोई किसी को भी परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है आपको मैथ का। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना है 30 है, और x माइनस वाई, उनका अंतर कितना है 6 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, इन दोनों का जब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे, सॉल्व करना है, तो जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 36 हो जाएगा, 2x बराबर 36 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। और x बराबर जब 18 हो जाएगा, x का मान x प्लस वाई किसी में भी रख दीजिए, तो मान लीजिए हम x प्लस वाई में रखते हैं, तो x का मान 18 रखेंगे तो इधर जाएगा, तो 30 में 18 माइनस हो जाएंगे, तो फिर कितना बचेगा 12 बचेंगे, और y बराबर 12, तो 12 गुणे 18 कर लीजिए, 12 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 12 × 96, और 12 का नंबर 12, 9 21, 216, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 216, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। बहुत सिंपल तरीके से बताया है, कोई इसमें मतलब एकदम से आप समझ सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ को दोबारा से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत, मान लीजिए x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, ये आपकी 5 सम, मतलब यहाँ पे सम संख्याएं पूछ रहा है ना, तो x + 8 तक आप ले सकते हैं, x से लेकर के, ठीक है। फिर इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या आपने x ही मानी होगी, जैसे मान लीजिए x, x + 2, x + 4, फिर x + 6 और x + 8 हो गए यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस बटे 5 औसत है ना, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 40। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, बता देते हैं ये क्वेश्चन आपको मैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5x है, 5x लिख लीजिए, प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20, 20 बराबर 40 गुणे ये 5 इधर भेज दीजिए 5, ठीक है। अब ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 पंचे 20, और 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5x बराबर हो जाएगा 20, इधर माइनस कर दीजिए, 4 5 200 इधर हो गया, तो 200 में 20 हो जाएंगे 180, और x बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 6 30 36। यही पहली संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो x बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे दिया हुआ 73 × 73 प्लस 42 × 42 माइनस, अब ये किसमें के फॉर्म में दिया हुआ है, तो a² + b² माइनस 2ab के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं, a² + b² माइनस 2ab होता है, तो a माइनस बी, a इसमें कितना है 73 और माइनस 42 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो याद रखेंगे 3 में 2 1 और 7 में 4 3, 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं, 31 का स्क्वायर हो जाता है 961, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 31 का स्क्वायर 961। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित आकृति में ऋजु रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है, ऋजु रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है, ठीक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें 12 है इसका राइट आंसर, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप कहेंगे तो मैं फिर बाद में भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं, ये लिखने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखिएगा सभी साथी और बताइएगा, किसी भी क्वेश्चन में बाद में डाउट होता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज पूछ रहा है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। तो एक फलक वाले त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी है, ऐसे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28। इसमें टोटल 28 त्रिभुज है, याद रखेंगे। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए जो बहुत थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो 100 क्वेश्चन बहुत टाइम ना लगे, आपका टाइम से हो जाए और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें निम्न श्रृंखला में असंबद्ध का चयन करना है, ठीक है। इसमें 5 है, फिर इसमें 3 है, फिर इसमें 4 है, फिर इसमें 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंबद्ध हो जाएगा। आप सभी जानते हैं गलत है और असंबद्ध ही पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन इसमें असंबद्ध है, ठीक है, यानी कि डी याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों करेक्ट हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है तो इसमें 5 बिंदी हैं, ये भी 3 है तो 3 बिंदी हैं, 4 यहाँ पे है तो 4 बिंदी हैं, 4 लाइनें हैं तो 4 बिंदी हैं, इसमें भी 4 लाइनें हैं लेकिन इसमें बिंदियां 2 हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये डी वाला ए में है तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जब 16 स्क्वायर 27 प्लस 37 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसे आप कैसे लिख सकते हो, तो 16 स्क्वायर प्लस 37 को लिख सकते हो आप, इसे 17 से विभाजित करना है तो 16 स्क्वायर बटे 37 प्लस 37 बटे 17, ऐसे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो 16 स्क्वायर 37 मतलब 16 का स्क्वायर नहीं, सॉरी 16 की पावर 27 है, 16 की पावर 27 है, ठीक है, 16 की पावर 27 बटे 37 प्लस 37 बटे 17, ऐसे कर लीजिए और ये हो जाएगा लगभग। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल आप ये आपका 19 बटे 17 बनेगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, और ये 19 बटे 17 बनेगा तो 2 शेष बचेगा, डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाता इसलिए डायरेक्ट बता दिया, लास्ट में सॉल्व करने पे 19 बटे 17 आएगा और जिसमें आंसर होगा आपका 2, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में माने यानी कि घटते हुए क्रम में, आरोही मतलब घटते हुए क्रम में है। 2√11, 4√3, 3√5 और 5√2, इसमें बताना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। 5 25 25 दुनी 50 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 पन्ना 45, 4 चौको 16 48 और 2 दुनी 4 11 चौक 44, तो सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 2√11, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ी हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी 2√11, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2√11, फिर 3√5, 3√5, 4√3 और 5√2, ये इस तरह से आरोही क्रम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, यदि P तथा Q का अनुपात 4/3 है और लासा 36 है तो P प्लस Q बताना है, ठीक है। P बटे Q तो याद रखेंगे, मान लीजिए P और Q ये दोनों संख्याएं हैं, तो इन दोनों का जो लासा होगा ये पूछ रहे हैं 36 है और P प्लस Q का मान पूछ रहा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 4 3 12x, मान लीजिए 4 3 12x बराबर 36, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3 हो जाएगा और 4x, इनको संख्याओं को हमने माना है 4x और 3x, ठीक है, और इन्हीं का लासा लिया है 12x, जबकि 36 इनका लासा जो है 36 इनका जो लासा है दिया हुआ है, ठीक है। अब 4x मतलब 3 चौक 12 है और 3 त्रिकाई 9, 12 है और 9 संख्याएं हैं, अब 12 प्लस 9 इनका योग पूछ रहा है तो 12 प्लस 9 हो जाएगा 21, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6-10 बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। इनमें आपको कुछ नहीं करना, सभी का लासा ले लेना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ 15, 18, 27, 15, 18, 27 और 30 का लासा करना है आपको, ठीक है। इसको जब आप लासा करते हैं तो ये कुछ इस तरह आएगा 2, 15, फिर 9 दूनी 18, 27 और 15, ठीक है। इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 5 3 15, 3 त्रिकाई 9, 9 3 27, 5 3 15, फिर आपका आएगा 3, 5 फिर 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 5, यहाँ पे एक बार 3 से कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 फिर 1 फिर 1 और फिर 5 और एक बार 5 से काट दीजिए, तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा आप कट जाएगा। अब ये हो गया आपका, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 3 18, 18 त्रिक 54, 540 मतलब हो गया यहाँ तक, और 2 3 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, 54 पंचे 5 चौको 20 और 54, 5 चौको 20 और 5 पचे 25, 25 और 2 27, ये हो गया आपका 270,
ठीक है, 270 सेकेंड, ये आपका सेकेंड आए हैं, यहाँ पे सेकेंड दिए हुए ना, तो हमारा सेकेंड ही आएगा 270 सेकेंड। अब इसको मिनट में बदलना है, कितने मिनट हो रहे हैं, तो 60 को भाग देंगे तो 60, 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 6 चौको 24, 4 से ही, यानी कि लगभग ये जाएगा, मतलब अगर इसे हम काटे ना 60 को पूरा पूरा जाने दें तो 6 चौको 24, मतलब और 3 27, लगभग 4 मिनट 30 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड ये हो रहा है, 4 मिनट 30 सेकेंड। इसमें 4 मिनट 30 सेकेंड जोड़ दीजिए तो 6:14 30 सेकेंड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 14 30, यही आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा मतलब समझाने में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जो जरूरत है, जो सिंपल है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, ये मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ऐसा ही सेम। 17 नंबर प्रश्न है, अनुपात 3/12 को प्रतिशत के रूप में बताइए। 3/12 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, ठीक है, तो 3/12, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/12 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है, गुणे 100 प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 3 का नाम 3 चौक 12 और 4 25, ये कितना है, 25% है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, महेश एक खिलौना 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 25 रुपए का खिलौना खरीद कर 30 रुपए में बेच दिया, कितना सिंपल ही है, तो कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा, इसको ये देख लेते हैं। तो मूल्य 25 है और क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 30, तो लाभ कितना हुआ, 5 रुपए का, 5 रुपए का इसको लाभ होता है, और लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100, लाभ प्रतिशत बराबर होता है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है, 5 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 25, ठीक है, 5 का नाम 5 बचे 25 और 20 पंचे 100, 20% का लाभ होता है इसे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यस 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, जिसे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपए की हो तो बेची गई सब्जियों का भार कितना होगा, राउंडेड फिगर में बताना है, ठीक है, कितने के लगभग होगा, ठीक है। 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जब वो सब्जियां खरीदता है और उसे 10% की हानि होती है, 40 का 10% पहले चाहे निकाल लीजिए आप, ठीक है, तो 1 किलोग्राम सब्जी बेचने पर हुई हानि, एक तरह से देख लीजिए, ठीक है, 1 किलोग्राम सब्जी पर, ठीक है, उसे कितनी हानि होती है, 40 गुणे 10 बटे 100, लगभग उसे 40 गुणे 10, यहाँ पे 10 है तो 40 गुणे 10, एक तरह से देख सकते हैं आप, ये आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा प्रॉपर, 40 गुणे 10 बटे 100 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, 1 किलो में उसको 4 रुपए की हानि होती है, 1 किलो जब वो सब्जी खरीदता है तो 4 रुपए की हानि होती है, कुल टोटल हानि 144 रुपए है, तो इसका इसमें भाग दे दीजिए चाहे आप, ठीक है, तो 144 बटे 4 करेंगे आप, तो 144 बटे 4 करेंगे तो 4 3 12, 2 और 4 6 24, उसे 36 किलो, मतलब कितना 36 किलो उसने टोटल भार खरीदा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 36 किलो, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए पाता है, इसका वास्तविक मूल्य क्या है, ठीक है, तो एक बार 20% की छूट देता है, कितना, मान लीजिए कोई उसका वास्तविक मूल्य x है और उसमें 20% की छूट दिया, ठीक है, तो 20% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 80 बटे 100 हो जाएगा, 80 बटे 100 हो जाएगा, 100 में 100% में छूट देगा ना, तो ये 80% बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोबारा कितनी की छूट देता है, पहले 20 फिर 10 की देता है, तो एक बार फिर 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका और कितना टोटल मिल रहा है, 108 रुपए उसे मिल रहा है, ठीक। अब इससे क्या करोगे, 1 जीरो और ये 2 जीरो, तो 200 कैंसिल कर दीजिए, 9 72 बटे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसे और काट दीजिए, 2 चौको 8 और 25 चौको 100, ठीक, ये आपका 9 दूनी 18, तो x माइनस 18 बटे 25 बराबर 108। अब इसे इधर ले जाइए तो जोड़ घटा लीजिए, और जोड़ने घटाने पे लगभग कितना आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ये लगभग आपका आएगा x बराबर हो जाएगा 108 प्लस 18 बटे 25, तो इसे जोड़ लीजिए, ऐसे मतलब इसे सॉल्व करेंगे
लगभग ये आ जाएगा 25 अट्ठे 200 और 00, 25 इक्यावन 25 2 27, 2700 प्लस 18, ठीक है। ये लगभग आ जाएगा 2718 बटे 2718 बटे हो जाएगा 25, 2718 बटे 25। इसे सॉल्व करोगे तो टोटल ये लगभग एक, इसका पूरा सॉल्व करने पे 150 रुपये हो रहा है। यहाँ पे जगह नहीं बच रही, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको टोटल जब सॉल्व करते हैं तो लगभग आपका 150 रुपये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक बॉक्स में 3 सफेद कुशन, 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे हैं तो एक सफेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना क्या है, ये बताना है। मतलब एक बॉक्स है कोई, उसमें 3 सफेद कुशन है, ठीक है, फिर 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो एक बार 12 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर एक सफेद कुशन होने की संभावना, तो सफेद कुशन कितना है 3, तो 3/12 कर दीजिए, 3/12 तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक। फिर इसी प्रकार एक नीले कुशन होने की संभावना, तो नीला कुशन कितना है, अगर देखा जाए तो एक सफेद या नीले रंग के कुशन की चयन की संभावना कितनी है, ठीक है। अब सफेद कुशन होने की संभावना कितनी है, तो 1/4 देख लिया आपने, ये 1/4 है। इस प्रकार नीले कुशन की संभावना, नीले कुशन है 5/12 कर दीजिए, ये नीले कुशन का हो गया। फिर इस तरह देखेंगे तो एक सफेद कुशन और एक नीले कुशन के होने की संभावना क्या हो जाएगी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/12, यानी कि 1/4, आप 3/12 ही रहने दीजिए जोड़ने में आसानी, और 5/12, तो ये हो जाएगा लगभग हो जाएगा 8/12। तो ये 4 से काट दीजिए इन दोनों को, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, नहीं 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौको 8, 3 चौको 12, तो ये आपका 2/3 लगभग चयन की संभावना है 2/3, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। पीक आवर्स के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों के रेंगते हुए चलने का मुख्य कारण निजी वाहनों की बढ़ रही संख्या तथा डबल पार्किंग है, और जो एक बहुत बड़ी आम दृश्य है, दृश्य मतलब समस्या होना चाहिए यहाँ पे, तो आम समस्या है। और एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि वाहन पीक आवर्स के दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के अनुसार सत्य है, ये बताना है। कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य है, तो उपयुक्त कथन से जैसे पढ़ेंगे, शाम 5 से 9 बजे तक बीच वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, तो ये तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है। डबल पार्किंग शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं है, ये गलत है। होता है यातायात, निजी वाहनों की संख्या बढ़ गई है, ये एकदम सही है। सरकारी वाहनों की संख्या पहले जितनी ही है, तो ये जरूरी नहीं है, ये तो गलत है, लेकिन सी ऑप्शन सही है। निजी वाहनों की जो संख्या है ये बहुत अधिक बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन आपको देख रहे हैं, आरपी की मां नहीं है, ठीक है, आरपी की मां नहीं है, पी एस की पुत्री है, मान लीजिए यस है, और यस की पुत्री कौन है, एस की पुत्री है पी, तो इसे माइनस कर देते हैं। फिर और एस की 3 पुत्रियां हैं, मान लीजिए यस की 3 पुत्रियां हैं, ये भी हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पे देखेंगे पी आर की बहन है, तो इसमें यहाँ पे एस की 3 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हैं, पी 1 पुत्री है, ठीक है, और आर पी की मां नहीं है, ये भी बात सही है। तो पी आर की बहन है, पी आर की बहन है, क्या हो सकता है, अब इसमें ये तो बताया नहीं है, तो पी आर की बहन है, ये तो नहीं बन रहा, ठीक है। और फिर एस पी की माँ है, यस पी की माँ है, तो ये तो गलत है क्योंकि पी की माँ यस है, ठीक है, पी की माँ एस है, तो एस पी की माँ कैसे हो जाएगा, तो ये भी गलत है। दोनों कथन गलत है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों पालन नहीं करते, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं प्रश्न नंबर 24 और 26 के, 24 से 26 के लिए नीचे जेड कंपनी में 5 वर्षों की व्यय लाख रुपए सूची में दी गई है, ठीक है। जेड कंपनी के लिए व्यय आइटम दिए हुए हैं 2011 में, ये आपको एक पूरी सारणी दी हुई है, और मैं इसके आंसर बस बता देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है, यहाँ पे बोनस वाला आप ऑप्शन देखेंगे, बोनस की औसत राशि प्रति वर्ष कितनी है, तो आप इन्हें ऐड कर लेंगे सभी को, और जैसे ऐड करते हैं वही आपको क्या हो जाएगा, और ऐड करके
3 तो 5, 5 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, 5 3 8, 9 8 17, 17 5 82, सॉरी 17 5 22, तो यहाँ पे 22 की 2 हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद 5 3 8, 9 8 17, 5 22, तो ये 2 हो जाएगा। लगभग इसे जोड़ लेंगे और इसको 5 से भाग कर देंगे, तो बोनस वाले पार्ट को जब भाग करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका। इसको जो सबको जोड़ेंगे तो लगभग 85.2 आएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड फिगर में, और 5 से भाग देंगे तो ये 17 पना 85 और 0.5 को भी 17.4 के लगभग 0.4, यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, 0.4 17.04 के आसपास आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17.04 है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है? कंपनी जेड, यहाँ पे मान लीजिए कोई कंपनी जेड है, जेड कंपनी है पूरी, ठीक है, पूरी जेड कंपनी के लिए ही दिया है। तो वर्ष 2011 के लिए है, 2011 में ये पूरे इसके खर्च है। ठीक है, ये इसके खर्च है, तो इनका कुल खर्च कितना है? तो अभी सभी को ऐड करेंगे, और सभी को जब ऐड करेंगे आप तो 885.4 लाख रुपए आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी को जब ऐड करेंगे, याद रखेंगे 2011 वाली लाइन को पूरा आपको इसमें ऐड करना है। अगला है 26 नंबर प्रश्न, वर्ष 2012 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष, एक मिनट, सॉरी आपको दिख नहीं रहा हो था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब उम्मीद है दिख रहा होगा। वर्ष 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया है, ये बताना है। कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे हम देखिए 41.8% के लगभग आसपास आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वेतन पर खर्च, देखिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया है। ठीक है, ये पूछ रहा था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नवंबर 2024 में 8वें महिला एशियाई चैंपियंस की हॉकी टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहाँ भारत में किया जाएगा? मतलब भारत में कहाँ पर किया जाएगा? यह हाल ही में अभी भारत में इसका आयोजन बिहार राज्य के राजगीर जिले में होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहार राज्य के राजगीर जिले में 8वें महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट का 2024 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका करंट का क्वेश्चन था। इस तरह से आपको करंट का भी तैयार हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 2 दिसंबर 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के कैडर के किस आईएएस अधिकारी ने रजत पदक जीता है? किस आईएएस अधिकारी ने रजत पदक जीता है? तो इन्होंने सुहास यतिराज, अविनाश कुमार, रविंद्र कुमार मंदर या संजीव रंजन। तो इनका नाम है सुहास यतिराज। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुहास यतिराज। अगला प्रश्न 29, 27 अगस्त 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है? 27 अगस्त 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखेंगे नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जय शाह को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जय शाह। ये किनके बेटे हैं? अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह कौन है? अमित शाह आपके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख हैं। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ, तो अभी आप सभी जानते हैं सतीश कुमार को। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में अगस्त 2024 में, याद रखेंगे। ठीक है, 1 सितंबर 2024 को उन्होंने जया वर्मा, पहले कौन थी? जया वर्मा सिन्हा, और इनके स्थान पर सतीश कुमार को यह स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर प्रश्न है, और उम्मीद है कि सभी को क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। ये क्लास पहली क्लास से और भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या करिए, ये औसत निकाल लीजिए कि कितना औसत था। ठीक है, तो गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए, गणित, विज्ञान और इतिहास 3 विषय हैं, तो 3 गुणे 89 करेंगे। पहले 3 विषय हैं तो 3 गुणे 89 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 3 9 27 और 3 8 24 2 26, 267 उसे 3 विषय में प्राप्त हुए। ठीक है, और जब उसे उसकी भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो
88.25 उसका वो हो जाता है, तो 88.25 और गुणे 4 कर दीजिए। अब 4 भाषाओं को ले लीजिए, चारों को, तो इसका जब योग जोड़ करेंगे, सॉरी इसे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूने 8 तो 10, और 4 8 32, 1 33, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, और 4 8 32, 1 33, 4 8 32, 3 35, ये 353 आ जाएगा। 353 में 267 माइनस करना है, 267 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 13 में 7 चले गए 6, 13 में 7 गए 6, और यहाँ पे बनेगा 14 में 6 8, 86 हो जाएगा। तो 86 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32 है, आप देख सकते हैं। और एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विलयन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक का मान क्या होगा? अब ये बताना है विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो विचरण गुणांक का सूत्र मैं बता देता हूं। विचरण गुणांक का सूत्र होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100 बटे माध्य गुणे 100 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। ठीक है, तो मानक वितरण कितना है? ठीक है, तो इसमें मानक विचरण गुणांक की बात करेंगे तो इसमें मानक विचलन है आपका 4 बटे, अब इसमें देखेंगे तो 4 बटे 20, इसका माध्य कितना है 20 गुणे 100। ठीक है, गुणे 100, 20 चौक 20 पंचे 100 और 5 चौको 20, लगभग 20%। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सूत्र याद रखना है बस, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। 33 नंबर प्रश्न है, 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो उसी को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे? ठीक है, मतलब कहने का कि आदमी एक दिन में 3 काम करेगा और महिला एक दिन में एक ही काम कर पाएगी, मतलब 3 गुना कार्य करते हैं। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं, तो इसी तरह आपको 3 अनुपात इनका अनुपात दिया हुआ है, और इस तरह से आपको इसको काउंट मतलब करना है। 5 आदमी कितने दिन में कर लेंगे? तो इसका 3 गुना एक तरह से, तो ये लगभग 12 दिन। अब वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में करती हैं, और तो एक काम जो आदमी है वो एक काम 3 दिन में करेंगे, मतलब 3 काम एक दिन में करते हैं और ये एक ही काम करती हैं, तो 5 मतलब कि 3 गुना ये हो जाएगा। तो 3 का भाग इसमें कर देंगे, तो 3 एकड़ 9 3, 12 3 36, ये 12 दिन आपके निकल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये 3 गुना रफ्तार से करते हैं और ये एक ही रफ्तार से करते हैं। इस तरह 12 दिन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, दिए गए कथन और उसके बाद की दी गई कार्यवाहियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सी कार्यवाहियां तार्किक रूप से कथन का पालन करती हैं। कथन दिया हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। अब इसमें कथन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो क्या ये सही है? ठीक है, फिर आप इसमें देखेंगे कार्यवाही, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। अब बताना है क्या ये सही होगा? ठीक है, तो और दूसरा है, डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए। ये तो आपका सही है कि जो अगर ऐसे मामले आए हैं तो डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत वहां पे जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका कि केवल 2 पालन करता है। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाने से ऐसा कुछ भी संभव नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। हम इसमें डॉक्टरों की टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए, दूसरा कथन सही है और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका केवल 2 ही इसे पालन करता है। यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, यदि गुणे का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाना, प्लस का अर्थ ये है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका लगभग हो जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ और डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे। तो 20, अब यहाँ पे गुणे का अर्थ क्या दिया है? जोड़, 20 + 8, भाग का अर्थ दिया है घटाना, तो -8, फिर माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग कर देंगे 4, प्लस का अर्थ क्या है? तो गुणे 2। सबसे पहले हम भाग को करते हैं, तो 4 दूनी 8, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 सीधे कर देते हैं। ठीक है, फिर 20 8 28, 20 8 28 और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2 और माइनस का 4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 हो जाएगा लगभग, और 28 में 4 माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 24।
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 36। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 42। इसका राइट आंसर होगा 42, आप इसे कीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। के मान लीजिए कोई एक आदमी है, के मतलब हो जाए कोई भी आप एक आदमी सोच लीजिए, और वो 3/4 भाग 6 दिनों में कर लेता है, ठीक है। और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, सी ऑप्शन इसका राइट है। इसी को आप हल कीजिएगा और निकाल लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है बताने के लिए, इसलिए इसे आप कीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ABCDEFGH ये पूरा आपका जेड तक दिया हुआ है। उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं अक्षर का छठा अक्षर क्या होगा। अब ये बताना है आपको। तो दाएं अक्षर के श्रृंखला देखिए उलट देंगे इसे, ठीक है। जब उलट देंगे फिर श्रृंखला में बाएं से लेकर के बाएं से 18वें और अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सी अक्षर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में दर्शाना है, इस हेतु सही विकल्प चुनिए, ठीक है। अब इसमें बताना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आएगा टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर आएगा, ठीक है। TEM यहाँ पे याद रखेंगे। और ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर, सबसे पहले आएगा टेम्परेचर, 3 यहाँ पे दे दिया। इसके बाद आएगा द्वितीय चरण में, तो द्वितीय चरण में आ जाएगा टेम्पल, द्वितीय चरण में आ जाएगा, पहले में ये आ जाएगा, दूसरे में टेम्पल आ जाएगा। इसके बाद दूसरा, तो 3 के बाद 2 कहाँ पे है, 3 के बाद 4, ये 4 नंबर है, तो 3 के बाद 4 इसमें है और इसमें है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा हम इस तीसरा देखेंगे, तो तीसरा हो जाएगा टेनासियस यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 इसमें नहीं है, इसमें है 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। एक लड़का अपनी वास्तविक गति की 10/9 गति से दौड़ता हुआ 2 घंटे में 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर दूरी तय करता है। लड़के की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वास्तविक गति बताना है, तो इसकी वास्तविक गति लगभग बता देते हैं। इसकी वास्तविक गति हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसे आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, तो आप सभी जानते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 41, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। P गुणे Q का अर्थ है P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q की माँ है। इन तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है S T की चाची है। तो इसका भी आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब यहाँ पे सीरीज वाला क्वेश्चन आपको आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सीरीज वाला क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब पहले इसे छोटा कर लीजिए, तो 12 में 2 चले गए 10, फिर यहाँ पे 24, और यहाँ पे 10 में 6 चले गए 4, और 7 में 3 चले गए 4, 10 24 44। इसे और छोटा कर लीजिए, तो 24 में 10 14, और फिर इसे और ये हो जाएगा 20, 14 6 20, और 10 दुनाई 20, 4 24, 24 दुनाई 48। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे बन नहीं रहा है सीरीज, इसका ऐसे नहीं बन रही है इसकी सीरीज, ठीक है। कोई बात नहीं, आप कीजिए 1 का क्यूब, 1 का क्यूब
प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। फिर 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 4। इस तरह से आप भी कर सकते हैं इसे। तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, तो 1 2 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 के लिए था ये हो जाएगा लगभग, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। फिर 12 के लिए आप देखेंगे तो ये 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब 2 इसका स्क्वायर 4, तो ये 12, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसी तरह 1 2 3 का क्यूब कर लीजिए, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 7 16, ये आपको 36 हो जाएगा। इस तरह से ये बन रहा है सीरीज। अब आ गया आसान में, यहाँ पे 4 का है ये, तो हम लोग 5 का डायरेक्ट देखते हैं। 5 का क्यूब क्या होता है 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये 150, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 150 यहाँ पे आएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन है, मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ले ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपए अदा किए। साधारण ब्याज की दर 2.5% थी, मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पे मूलधन बताना है क्या होगा, तो इसका जो है मूलधन हो जाएगा 600 रुपए। इसका मूलधन था 600 रुपए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, के 2 वर्ष के लिए, के मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वर्ष के लिए 20% की वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपए उधार लेता है और ब्याज की देय राशि 5280 रुपए थी। पी का मान क्या है, तो इसका भी डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं, 12,000 रुपए इसका मान था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक आयत की लंबाई L सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर 25% बढ़ा दी जाए तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है 9/16, यानी कि 9 LB 16 वर्ग सेंटीमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस रूट ऑफ x बराबर 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस रूट ऑफ x बराबर 20 है तो x का मान बताना है हमें कि x का मान क्या हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है ये। इसमें आप लोग पता है दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो इसे आप ये तो इधर ले आइए, तो ये रूट ऑफ x बराबर 20 माइनस x, और इन दोनों का वो स्क्वायर कर लीजिए। और जब सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान आएंगे, एक आएगा x बराबर 16 और एक आएगा x बराबर 25, x बराबर 25, ठीक है। 2 मान इसके निकल करके आएंगे, तो इसका कौन सा है 16 वाला दिया हुआ है, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 387 यहाँ पे दिया हुआ, 157, 571, 599 यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन ये घटते हुए क्रम में है। ये आपका घटते हुए क्रम में है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 387 यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लेटर्स लुप्त हैं, लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुनना है। ठीक है। यहाँ पे A B C A B C A, फिर C A B, बी के पहले क्या आ सकता है, बी के पहले यहाँ पे दिया है ए, तो यहाँ पे ए भर लीजिए। ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो फिर यहाँ पे भी बी के पहले ए है, बी सी ए, बी सी ए फिर ए, बी के पहले ए हो गया। ठीक है, ऐसे आपने निकल लिया। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बी के पहले ए है, यहाँ पे भी ए कर लेंगे, बी के बाद सी है और फिर बी सी ए, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो बनेगा ए बी ए सी ए बी ए सी ए, डी ऑप्शन इसका बन जाता है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए बी बी डी ई, फिर यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। तो ए के बाद क्या आता है आपका ए, फिर यहाँ पे बी सी, बी और सी की जगह बी, फिर सी नहीं लिखा, डी लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे फिर 3 अक्षर छोड़ा तो डी के बाद 3 अक्षर, डी का होता है 4, 4 3 7, 3 अक्षर छोड़ के फिर 8वां हो गया आपका H8। ठीक है। फिर 8 3 11, यहाँ पे 3 छोड़ा है तो 8 3 11,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे इसके बाद 2 फिर 3 फिर यहाँ पे 4, तो आई और एम हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आई एम होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करें। तेल, फर, रेशम और ऊन। तेल, अच्छे देखिए, तेल, फर, ऊन, तेल, फर, रेशम और ऊन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेल, फर और रेशम, ये सभी जो है विद्युत रोधी होते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके विद्युत रोधी होते हैं। ये सभी अच्छे सुचालक है नहीं, ये कोई भी अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, इसमें कोई समानता नहीं है, ये भी गलत है। ये सभी एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, दो रेखाओं के समीकरण y बराबर x प्लस 34 और y बराबर 5x प्लस 150 को, तो y का मान क्या है। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। आप इनको जैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए इन्हें जोड़ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए जोड़ना है तो जोड़ ही लीजिए। ये 6x y बराबर दिया है और x बराबर दिया है। एक बार y बराबर x प्लस 34 है, एक बार y बराबर 5x, ये इतना है। तो y इन दोनों को जैसे ऐड कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं, तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लीजिए। मान लीजिए एक बार आपने इसे जोड़ लिया, ये दोनों बराबर हैं, सॉरी जोड़ने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। एक चीज तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, y बराबर x प्लस 34 और y बराबर ही इतना है, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। x प्लस 34 बराबर 5x प्लस 150। अब इसे सॉल्व करना है और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आराम से। x माइनस 5x, ये इधर ले आइए, बराबर 150 माइनस 34। अब इसे हल करेंगे तो ये माइनस का 4x बराबर, इसे हल करेंगे तो ये आएगा 116। अब इसे x बराबर हो जाएगा, माइनस का आएगा 4 दूना 8, 3 4 9 36, x बराबर माइनस का 29, x बराबर माइनस का 29, और यही डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 53, एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं डैश होती हैं। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करती हैं या एक त्रिभुज बनाती हैं। तो याद रखेंगे, एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं जितनी भी होती हैं ये हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। मान लीजिए लंबवत रेखाएं ऐसी, तो ये हमेशा एक दूसरे के लंबवत ही रहेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है और सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 10 मीटर इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में भी आपको डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम में या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा आपको टेलीग्राम में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि cos a बराबर 1/2 बराबर sin b है तो tan a माइनस b का मान क्या होगा। cos a बराबर 1/2 बराबर sin b है। अब इस तरह आपको इसको याद करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/√3। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/2 मान किसका होता है, cos में 1/2 मान cos 60 का होता है। cos a में 1/2 मान किसका होता है, cos 60 का होता है। ठीक है, cos 60 का मान होता है ना 1/2, और यहाँ पे बराबर sin। अब यहाँ पे sin b का भी, तो sin b का कितना, sin में अगर देखेंगे तो sin b का मान कितना हो जाएगा। sin में अगर इसी के बराबर है और sin में इसका 1/2 होता है sin 30 का, sin 30 का मान होता है। तो tan a माइनस b का पूछ रहा है, ये इसको अब आराम से कर सकते हैं। sin थीटा अपान cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप 1/√3 से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 56, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ है। ठीक है, पौधे का बगीचा, पौधे का होता है बगीचा, तो इसी तरह पौधे का मान लीजिए बगीचा है तो प्राणी का क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर दिया हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चिड़ियाघर। क्वेश्चन नंबर 57 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। ठीक है, तो ये आपका इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध पूछ रहा है किससे होगा, और इसका संबंध होगा ये आपका
डी ऑप्शन इसका राइट है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? कार का त्वरण शून्य है कि सही है? तो कार का त्वरण शून्य नहीं है, कार का वेग लगातार बढ़ रहा है, ये देख सकते हैं। सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है, ठीक है, तो ये एकदम सही है। फिर कार का त्वरण लगातार बदल रहा है, ये गलत है। कार का वेग शून्य है, ये भी गलत है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, उस विकल्प का चयन करें जिसकी पांचवी संख्या में वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। जिसका पांचवी संख्या, उस विकल्प का चयन करना है जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है, 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी विकल्प का पहली से है, दूसरी विकल्प का पहली से है। तो बार में 144 प्लस 1 145 हो गया, तो 9 ने 81 प्लस 1 82, तो इसी तरह 11 के रहे में 121 प्लस 1 22, 122, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें, असंगत का चयन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे नेकटाई, शर्ट, कंघी और कोट, तो यहाँ पे तीनों चीज तो ये नेकटाई, शर्ट और कोट ये पहनने वाले हैं और कंघी अलग हो जाएगा सबसे, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ये हो जाएगा 9 - 1 का क्यूब, 9 - 1, 9 में 1 चले गए 8 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512, ये पूरा बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 125, तो ये हो जाएगा 5 6 - 1 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा इतना 125 - 6 जितना भी आता है, ठीक है, 119। इसके बाद 343 - 5, तो इसे हम जैसे 5 का क्यूब 5 - 1 का क्यूब करेंगे तो ये नहीं होता है, ये बराबर नहीं है 343 के, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, हाँ अब दिख रहा होगा इसका, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। 343 - 5 आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए और इसको कीजिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर का औसत तापमान है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, तो ये कथन एकदम सही है, ठीक है, सॉरी हाँ ये तो एकदम सही है, ठीक है। फिर कारण दिया हुआ है, कारण है एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है, तो ये दोनों कथन सही है और इसका कारण भी एकदम सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। 64 नंबर प्रश्न है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। ठोस वस्तु जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है, गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है डिपोजिशन, इसी को हिंदी में कहते हैं निक्षेपण, इसे निक्षेपण कहते हैं, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन निक्षेपण। और अगर ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है तो उसे सबमिलेशन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, डैश सोना को घोल सकता है, तो कौन ऐसा है जो सोने को घोल सकता है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया सोने को घोल सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया में क्या होता है, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो है नाइट्रिक अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड इसमें होता है, और ये जो है इसी को एक्वारेजिया कहते हैं। ये 3:1 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, याद रखेंगे। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। अगला प्रश्न है, लोहे की जंग डैश होती है, तो लोहे की जंग की बात करेंगे, यह एक लोहे का ऑक्साइड है जो लाल रंग का होता है, और यह जो है एक तरह से आप देखेंगे तो ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक, यह आपकी रासायनिक प्रक्रिया है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रासायनिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है 67, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक डैश है,
कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में सिलिका को माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिलिका। और इसका फॉर्मूला होता है SiO2। सिलिका को SiO2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह जो प्रकृति होती है मुक्त अवस्था एवं सिलिकेट यौगिकों के रूप में पाया जाता है और इसका विशुद्ध रूप होता है बिल्लौर पत्थर, ठीक है। सिलिका का विशुद्ध रूप होता है बिल्लौर पत्थर। 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आया था? तो ये इसका जो राइट आंसर था ये था आपका एडोस या एडोसल्फान। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडोसल्फान। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है एडोसल्फान का C9H6Cl6O3S। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका O है, O3S। अगला प्रश्न 69, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है? तो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवरों को काटने से फैलता है? तो संक्रमित जानवर को फैलने से होता है रेबीज। रेबीज आपको कुत्तों में पाया जाता है और ये बहुत तेजी से फैलता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, परागण डैश है। परागण की बात करेंगे तो परागण एक ऐसी परागण का नर भाग अर्थात पराग कोश से मादा भाग अर्थात स्टिग्मा तक का पराग का संचारण परागण कहलाता है। तो स्टिग्मा से पराग कोश तक का पराग, याद रखेंगे, ये ऑप्शन ही इसकी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टिग्मा से पराग कोश तक पराग का संचार ही परागण कहलाता है। सॉरी, यहाँ पे पराग कोश से जो है पराग कोश से स्टिग्मा तक, याद रखेंगे, ये आपका उल्टा दिया हुआ है। पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार ही होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 72, मनुष्य शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? मनुष्य के शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं, याद रखेंगे, अस्थिबंध लिगामेंट्स से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 73, मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ की बात करेंगे तो कंठ को एक तरह से कंठ वायुमार्ग का एक भाग होने के अतिरिक्त ध्वनि उत्पादन का कार्य भी करता है, इसलिए इसे स्वर यंत्र, याद रखेंगे, इसलिए इसको स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में इसको स्वर यंत्र कहते हैं। मानव शरीर के कंठ को स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 74 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त को के थक्का बनाने में मदद करती हैं? तो मानव रक्त जो प्लेटलेट्स होती हैं ये प्रोथ्रॉम्बिन ऐसी होती हैं जो मानव रक्त प्लेटलेट्स हैं ये प्रोथ्रॉम्बिन छोड़ती हैं और प्रोथ्रॉम्बिन रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। और विटामिन के भी इसी में सहायक होता है, विटामिन के। इसके बारे में आपको एक बार बता दें तो मानव रुधिर से प्रोथ्रॉम्बिन का स्रावण होता है जो रक्त स्राव को रोकने में सहायक होता है। क्षतिग्रस्त रुधिर कोशिकाओं से निकली रुधिर प्लेटलेट्स विघटित होकर एक फास्फोलिपिड मुक्त करती हैं और यही होता है प्रोथ्रॉम्बिन। 75 नंबर क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो कवक में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखें, कवक विज्ञान एक प्रकार का होता है कुकुरमुत्ता का अध्ययन करना कवक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है, याद रखेंगे, बैक्टीरिया का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है, जीवाणु विज्ञान। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन कहलाता है विषाणु विज्ञान, इसको कहते हैं विषाणु विज्ञान, वायरस का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? परजीवी विज्ञान, इसको बोलते हैं परजीवी विज्ञान कहलाता है, परजीवियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 76 है, ई नीलामी के तीसरे मैच में कितने एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी? ई नीलामी, याद रखेंगे, ई नीलामी में 730 एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी। डी ऑप्शन राइट है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 3 के मिशन की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 78 नंबर क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? तो इसमें 12वां विश्व हिंदी सम्मान
यह उषा ठाकुर को प्रदान किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, नीचे दिए गए अक्षर और शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, कौन सा अक्षर शब्द अन्य से भिन्न है ये बताना है। तो याद रखेंगे RPNL, तो RPNL की बात करते हैं, R फिर R के बाद क्या आता है RSTUV। यहाँ पे उल्टे क्रम में दिया है, R में R18 P16 तो -2 फिर 14 -2 फिर ये आपके -2 सभी में हुआ है, ठीक है। फिर Z का 26 24, T का 20, V का 22, X का 24, ये भी सही है, पहला दूसरा सही है। फिर CAW, तो V का हो जाएगा कितना, V का हो जाएगा 22, फिर 22 के बाद आना चाहिए आपको कितना 22 में, यहाँ पे C ऑप्शन गलत है, यहाँ पे X होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं V के बाद X आया तो V के बाद X ही आना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। JHFD एकदम सही है, D का होता है 4, फिर F का 6, फिर इस तरह H 8, फिर 10, ये भी आपका एकदम सही है, C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 व्यक्ति PQRSTUV और W एक आयताकार मेज पर बैठे इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर हैं, जबकि अन्य 4 मेज के प्रत्येक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। 8 व्यक्तियों का मुख मेज के केंद्र की ओर है और TV के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन TU के ठीक बगल में नहीं बैठा है। RQ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, SU के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, PQ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो P के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है? तो आप इसे अपने से हल कीजिएगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, यस, याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, किसी कोड भाषा में फॉर्मेशन को ZPX TJOBPL के रूप में लिखा जाता है और रेशियल को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रेशनल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे एक तरह से कोड दे दिया है, तो इसका हो जाएगा रेशनल का हो जाएगा XJ और XJOB, ये लगभग हो जाएगा आपका PLJQ, ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82, डैश में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, तो याद रखेंगे किस में बन गई है, महायान में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महायान। 83 नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे इसकी व्याख्या की थी, तो इसकी व्याख्या उन्होंने की थी 1837 में, जेम्स प्रिंसेप ने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण करवाया गया? 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया जाता है अकबर के द्वारा, और इसका निर्माण कहाँ पे करवाया गया? फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया जाता है इबादत खाने का, ठीक है। और 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया गया था, तो सभी के लिए कब खोला गया? 1578 ईस्वी में। अगले प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 85, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्री गुरु नानक देव जी। 86 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य की बात करेंगे तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे, यहाँ पे खिलाफत आंदोलन आपका सितंबर 1919 में होता है और असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को होता है, याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 को होता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद गांधी एडमिन समझौता, ये आपका 4 फरवरी, ये 5 फरवरी कहीं पे दिखेगा, तो 5 फरवरी 1931 को होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942, 8 अगस्त 1942 को होता है, तो याद रखेंगे। सबसे लास्ट में ई होगा। और ये चंपारण भी है अभी, तो चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1916 में होता है, 1917 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आएगा आपका
देखा जाए तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह ही आएगा, इसके बाद आएगा आपका ये आएगा जलियांवाला EA, फिर आ जाएगा आपका B, फिर EAB आएगा, EAB CD डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन जो संविधान निर्माण के कारणों में मार्गदर्शक मूल्यों का वर्णन करता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। मतलब जिससे हमें परिचय मिलता है वो हमारा हो जाएगा प्रस्तावना, यानी कि जो उसका क्या प्रस्ताव है, क्या उद्देश्य है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। 4 8 7 एक तरह से ये बताना है, तो 4 8 7। ठीक है, तो 4 दुनाई 8, यहाँ पे 4 का इसमें भाग करेंगे तो 4 दुनाई 8 और 2 7 दुनाई 14, फिर यहाँ पे 2 गुणे 7, 7 दुनाई 14, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे गुणे 3 कर देंगे तो 4 तिहाई 12, 6 यहाँ पे तो 1/3 हो जाएगा, 6/3 तो 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा। इस 3/6 करेंगे तो 3/6 और गुणे 2, तो ये आपको 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों को दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 है, और सभी साथी ध्यान से, उम्मीद है कि सभी लोग जितने भी साथी हैं ध्यान से देख रहे हैं। सभी गिलास प्लेटें हैं और कोई प्लेट चम्मच नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ गिलास चम्मच है और कोई चम्मच गिलास नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिए, सभी गिलास प्लेटें, मान लीजिए ये कोई गिलास है, ये मान लीजिए गिलास है, और तो सभी गिलास क्या है, प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं, सभी गिलास प्लेटें हो गई। फिर कोई प्लेट चम्मच नहीं है तो चम्मच अलग से बना दीजिए, चम्मच यहाँ पे अलग से हो गया, कोई प्लेटें चम्मच नहीं है, जब प्लेटें चम्मच नहीं तो गिलास भी नहीं होंगे, तो ये चम्मच अलग से हो गया। फिर यहाँ पे पूछ रहे कुछ गिलास चम्मच हैं, कुछ गिलास चम्मच है, नहीं है, कोई चम्मच गिलास नहीं है, कोई भी चम्मच गिलास नहीं है, एकदम सही। तो इसमें केवल 2 निष्कर्ष का पालन करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल यहाँ पे दिया नहीं है, एक मिनट, सॉरी, केवल 2, यहाँ पे केवल निष्कर्ष लिखा हुआ है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 91। किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? तो अधिकतम 14 दिनों के भीतर, सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं, तो याद रखेंगे मिजोरम की भी नहीं है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं, सिक्किम की है। सिक्किम जो राज्य है इसकी सीमा है जो है चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगी हुई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति ये कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वन की बात करेंगे, टुंड्रा वनस्पति टुंड्रा जलवायु में पाई जाती है और यह न्यूनतम वनस्पति वाली जलवायु होती है, यानी कि यह एक आर्कटिक जलवायु होती है और यह वर्ष भर यहाँ निम्न तापमान रहता है। यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे बर्फ ढकी रहती है हमेशा। 94 नंबर क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध डैश नदी पर बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, याद रखेंगे चंबल नदी पर बनाया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। और इसके अतिरिक्त चंबल नदी पर जो है एक बांध और बनाया गया जिसका नाम है गांधी सागर बांध, और जवाहर सागर बांध भी इसी में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और एक और है जवाहर सागर बांध, 3 यहाँ पे बनाए गए हैं चंबल नदी पर। यह राजस्थान रावत भाटा में स्थित है। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली जिसे बोलते हैं LERMS की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली, विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की जो स्थापना है यह हाल ही में 1992 में स्थापित की गई थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, डैश 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये नोडल एजेंसी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, ये नोडल एजेंसी का नाम है, इस नोडल एजेंसी का नाम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO इसी को बोलते हैं। और ये
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह वर्ष 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, जब लालू का जन्म हुआ था उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे, उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि लालू का भाई जो उससे 6 वर्ष बड़ा है तो उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो लालू की बहन की आयु क्या थी जब वह पैदा हुआ? तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, इसका राइट आंसर है 10 वर्ष। ठीक है, आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर हो नहीं पाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दो संख्याओं का में जो है मतलब दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप 5x 6x लेंगे, फिर एक बार उसमें 5x + 6x जोड़ देंगे, इस तरह से आप, तो ये 7:8 हो जाएगा। तो इसे हल कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 और 18, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, कर्मचारियों को 3 श्रेणियों 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है और यदि उन्हें 5% और 10% और 15% की वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? तो उनके वेतन का नया अनुपात हो जाएगा 21:44:69। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा ये, यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा? मार्च की बात करेंगे, मार्च आपका 31 दिन का होता है, तो 31 में 15 घटा देंगे तो 16 दिन मार्च में बचेंगे। ठीक है, फिर अगला मार्च अप्रैल आपका 30 दिन का होता है तो 7×4 = 28, 2 दिन इसमें बचे रहेंगे। फिर अप्रैल, मई भी आपका कितना, मई आपका 31 दिन की होती है तो इसमें 3 दिन बचेंगे, 7×4 = 28, 3 31, तो 3 दिन इसमें बचेंगे। फिर मई, जून आपका 30 दिन का होता है तो जून में 2 दिन बचेंगे। फिर जुलाई आपके 10 दिन ये हो जाएंगे। ठीक है, बटे 7 कर देंगे, बटे हम 7 कर देंगे सभी के, तो 16 2 18 3 21 21 2 23 23 10 33, तो 7×4 = 28, 5 बच रहे हैं, 5 दिन शेष बच रहे हैं, याद रखिए। और 5 ये कितने विषम दिन हैं, 5 विषम दिन बच रहे हैं। तो 10 जुलाई 2015 को यहाँ पे सोमवार में 5 जोड़ देंगे, सोमवार में +5 कर देंगे तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यहाँ पे आपका शनिवार आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मान लीजिए कि कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी साथी हैं, अगर आप सभी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आज ही इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल में इसका PDF मिल जाएगा, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको दोबारा से सॉल्व कर लीजिएगा। और इस तरह से आपकी जो टो सीरीज है, ये आपकी टो सीरीज चल रही है घटना चक्र की तरफ से, और इसी सीरीज को हम लोग दूसरा चैप्टर या आज दूसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।